So today's discussion is about orthogonal transformation and rotation matrices. कि orthogonal transformation क्या होते हैं और rotation matrices क्या है. So this is the lecture plan for the day. First I'll define कि orthogonal transformation या orthogonal matrices क्या होते हैं. Then उनकी properties क्या हैं. So um, I'll explain some salient properties. वो तो बहुत बहुत एक बड़ा लिस्ट है उनकी प्रॉपर्टीज का, बट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैं वो डिस्कस करूंगा. दो तीन एक है. देन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करने के बाद देन वी विल फॉर्मली कनेक्ट देम विद रोटेशंस. तो वी विल डिस्कस रोटेशन इन 2 dimension एंड 3 dimension, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ से या डेली जो जो यूजुअल ज्योमेट्री है उससे ज़्यादा रिलेटेड है. And then this idea of rotation is can be generalized to higher dimensions as well. But आपको आप चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हो इजीली 2D और 3D के अंदर. देन इस पूरे प्रोसेस को we'll explain with the help of a numerical example as we do usually. So I'll start with the definition of orthogonal transformation and then with the properties, and then I'll proceed towards the rotation in 2D and 3D formally. So this is the lecture plan. So let's begin. ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. अब ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं? दिस इज द डिफाइनिंग लाइन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपके पास एक n बाई n मैट्रिक्स है तो वो n बाई n मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगा? वो तब ऑर्थोगोनल होगा अगर उसके कॉलम्स या उसके अगर रोज, कॉलम्स या रोज अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं. अगर n बाई n मैट्रिक्स हैं तो ये Rn के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएगा. तो अगर इस तरह हो सकता हो, अगर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाए Rn के लिए, तो देन वी विल से कि जो हमारा मैट्रिक्स है दैट्स एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. तो ये उसके लिए एक क्राइटेरिया है, ये या ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का डेफिनेशन है कि उसके कॉलम्स और रोज को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाना चाहिए उसी के लिए. तो फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. लेट्स सपोज इन 2 dimension आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2D में क्या होगा? 1 0 वन 0 जीरो जीरो 0 1. अब ये एक 2 by 2 मैट्रिक्स है. अब इसके रोज और कॉलम्स को देख ले. मैं कॉलम्स के साथ ज़्यादातर कंसर्न रहूंगा. इन दोनों कॉलम्स को देख ले. ये दोनों कॉलम्स आपके पास, लुक एट दिस फर्स्ट वन, दिस इज जस्ट आई यूनिट वेक्टर. और दूसरे को देख ले, दिस इज जस्ट जे यूनिट वेक्टर. तो इसके जो कॉलम्स है इस मैट्रिक्स के, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 2 by 2 मैट्रिक्स है, इसके जो कॉलम्स है दे आर फॉर्मिंग ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. दिस इज इंपॉर्टेंट. सिंपल बेसिस नहीं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनानी चाहिए. तो ये दोनों जो कॉलम्स हैं ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना रहे हैं. सिमिलरली अगर आप इनको रो वाइज भी देख ले तो भी ये चीज ट्रू है कि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फिर भी बना रहे हैं. बट आई यूज द कॉलम क्राइटेरिया. जिस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने कॉलम में चीज़ों को ज़्यादातर डिफाइन किया हुआ है. तो इसके जो दो कॉलम्स है, ये 2 by 2 मैट्रिक्स जो है, इसके जो कॉलम्स है ये 2 dimensional स्पेस के लिए बेसिस हैं. R2 के बेसिस बना रहा है. सिमिलरली अगर आपके पास n बाई n हो, n बाई n मैट्रिक्स हो और वो Rn के लिए अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाता हो, तो वो मैट्रिक्स जो होगा, वो n बाई n मैट्रिक्स जो होगा, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा. सिमिलरली अगर इसी चीज को मैं 3D में लिख लूं, सो इन 3 dimension ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होगा? वन वन 1 जीरो जीरो 0 जीरो जीरो 0 0 जीरो 1 वन जीरो 0 वन जीरो 0 0 1. अब आप वन इसके कॉलम्स को देख लें. इसके कॉलम्स, दिस इज द फर्स्ट कॉलम. इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1. आई सिमिलरली यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है. लेकिन अगर आप इसमें से दो अदर, लाइक इस कॉलम को ले ले, कॉलम 1 को आप ले ले और कॉलम 2 को ले ले. कॉलम 1 और कॉलम 2 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों फिर आपस में क्या है? ऑर्थोगोनल है. सिमिलरली इसमें से आप कोई से भी दो ले लें. लेकिन अगर आप सेम ले लेते हैं, इसमें से ये कॉलम ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इस कॉलम का मैग्नीट्यूड 1 है और इस कॉलम का मैग्नीट्यूड 1 है. बाकी अगर आप इसमें से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं या इनर प्रोडक्ट, तो आपको 0 मिलना चाहिए. सिमिलरली थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम का अगर आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो उससे भी आपको 0 आना चाहिए. सिमिलरली, और इससे आता भी है, ये हमने ऑलरेडी
देखा हुआ है। तो ये इसके जो सर कॉलम्स हैं, मीन्स कि ये क्रॉनिकल फंक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पर होगा। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आपका क्रॉनिकल डेल्टा ही होता है। तो सिंपलेस्ट यस एग्जांपल सर। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस केस में ये 3 बाय 3 मैट्रिक्स हैं। तो ये 3 बाय 3 मैट्रिक्स जो है, इसके जो कॉलम्स हैं, ये R3 के लिए बेसिस बना रहा है। ये कॉलम्स सारे R3 के बेसिस इस इन कॉलम से बन सकते हैं और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन सकते हैं। तो ये आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक 3 बाय 3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक 2 बाय 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये तो सिंपल एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। आगे इस लेक्चर में हम थोड़े से और एडवांस्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे कि जो इस तरह से ज़्यादा क्लियरली विजिबल ना हो। ये तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि इसके जो कॉलम्स हैं उनका मैग्नीट्यूड 1 है, और आपस में अगर आप कॉलम्स का इनर प्रोडक्ट लेते हो तो उससे 0 आता है, मीन कि वो ऑर्थोगोनल है। कॉलम्स आपस में ऑर्थोगोनल है, और सेम कॉलम का अगर आप लेंथ फाइंड करते हैं तो वो 1 है। लाइक C1 इंटू C1 अगर आप करते हैं तो इससे आपको 1 मिलेगा। अगर C2 टू C2, ये C1 C2 में कॉलम्स के लिए लिख रहा हूँ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी ओबे करता है। इसके जो कॉलम्स होते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं किसी भी। सिमिलरली आप इसको 4 डायमेंशन में देख लें तो 4 डायमेंशन में ये 4 बाय 4 मैट्रिक्स बनेगा, 5 डायमेंशन में ये 5 बाय 5 मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनेगा, एंड सो ऑन। तो अगर एक n बाय n मैट्रिक्स हो जनरली, तो और उसके कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाए उसी स्पेस के लिए, लाइक n है तो यहाँ पर भी n होगा, तो ये Rn के बेसिस अगर बनाते हैं ऑर्थोनॉर्मल, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स है, सॉरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब क्राइटेरिया क्या होगा? इनको हम चेक कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो जो क्राइटेरिया है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग एक क्राइटेरिया है, और इसी डेफिनेशन को यूज़ करके वो क्राइटेरिया आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, मैं क्लेम करता हूँ कि लेट्स सपोज़ एक क्यू मैट्रिक्स है, और वो क्या है? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यूजुअली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए सिंबल क्यू यूज़ होता है इन लीनियर अलजेब्रा। सो अगर क्यू ऑर्थोगोनल है तो उसके लिए क्राइटेरिया ये होगा, क्यू ट्रांसपोज़ इंटू क्यू मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ये ये क्राइटेरिया है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। या अगर इसको मैं दोनों साइड्स को अगर मैं क्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू ट्रांसपोज क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी आएगा। क्यू इनवर्स। सो ये हो जाएगा, दिस इज क्यू इनवर्स, दिस इज आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्यू इनवर्स। तो यहाँ से ये क्या होगा? क्यू इंटू क्यू इनवर्स, क्यों आएगा ये फिर? क्यों? इससे आइडेंटिटी आ जाएगी, और इससे आपको आ जाएगा आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्यू इनवर्स। एंड सिंपली आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू इनवर्स। तो ये आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्राइटेरिया है, ये वाला आपके मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्राइटेरिया है। तो अगर आपको पूछा जाए कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो, अगर आपको पूछा जाए कि प्रूफ दैट या वेरीफाई दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो आप क्या करोगे? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, और उससे आइडेंटिटी आना चाहिए। और ये ऑर्डर किसी तरह भी हो सकता है, आप मतलब ये कम्यूटेटिव है, आप इस क्यू को पहले रख लो, क्यू ट्रांसपोर्ट को बाद में भी रख सकते हैं, बट दिस इज द यूजुअल वे ऑफ राइटिंग इट। तो ये आपका क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया कहाँ से आता है? ये बेसिकली यहाँ से आता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्राइटेरिया ज्योमेट्रिकली। ये जो क्राइटेरिया है, इसको मैं इस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के डेफिनेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो मैं सपोज क्यू मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज क्यू कोई भी मैट्रिक्स है जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट से ऐसे एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस तरह से। I'll fill these things, you will see. सपोज ये मेरे पास क्यू ट्रांसपोज है 3 बाय 3 में, दिस इज क्यू ट्रांसपोज, और ये क्यू है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए। सो लेट मी शो दिस थिंग स्कीमेटिकली। मैं इसके अंदर एंट्रीज पुट नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ स्कीमेटिकली आपको दिखा देता हूँ। ये इसका पहला रो होगा, और ये इसका पहला कॉलम होगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यू विल गेट, आपको 1 मिलना चाहिए यहाँ पर, इधर से। यस सर। सिमिलरली ये इसका दूसरा रो होगा, और ये इसका दूसरा कॉलम होगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई दूसरा होंगे तो कॉलम आपको यहाँ पर एक 1 मिलना चाहिए। जीरो मिलना सिमिलरली चाहिए। ये यहाँ पर
थर्ड रो है इस मैट्रिक्स का और ये यहाँ पर थर्ड कॉलम है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपको यहाँ पर 1 मिलना चाहिए। अब इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी, बाकी सब मल्टीप्लिकेशन से आपको 0 आना चाहिए। अब आप इस चीज़ को ज़रा ज्योमेट्रिकली देख लें थ्रू इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट या इन टर्म्स ऑफ इनर प्रोडक्ट देख लें। जब आप ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट मीन आप सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेते हैं। ये जो ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो ब्लू रो है और ये जो ब्लू कॉलम है, यस सर। ये सेम कॉलम और सेम रो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप इस तरह से कर रहे हैं, ये चीज़ आप कर रहे हैं। इसका आंसर क्या आना यस चाहिए? सर। इसका आंसर आपको मिलना 1 चाहिए आना चाहिए। 1। सिमिलरली जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू आर डूइंग दिस ऑपरेशन। इससे क्या आना चाहिए? इससे भी 1 1 आना आना चाहिए। चाहिए। सिमिलरली जब आप इसको करते हैं तो यू आर डूइंग दिस थिंग, ये ये भी इससे भी 1 1। हाँ। तो ये आपने ट्रांसपोज किया हुआ है, तो इस नोटेशन के अंदर ये ऑलरेडी ट्रांसपोज हुआ है। तो जब ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो इससे आपको क्या आना चाहिए? इससे आपको 1 मिलना चाहिए। अब इसके अलावा आप जो भी करते हैं, इसके अलावा आप जो भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर आप इस रो को इस ब्लू रो को अगर आप ग्रीन रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये एंट्री मिलेगी जो कि 0 आनी चाहिए। तो ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी यस सर। का जो क्राइटेरिया है, जो डेफिनेशन है ऑर्थोनॉर्मेलिटी का, वो इस डेफिनेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है। ये प्रोडक्ट जब आप फाइंड करते हैं, ये क्यू ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय क्यू, इससे अगर आइडेंटिटी आती है तो ये इस बात का प्रूफ है कि ऑर्थोनॉर्मेलिटी प्रूफ हो गई। समझ रहे हैं बात? तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग यस यही है सर। कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू ट्रांसपोज क्यू को, तो आप इसके कॉलम्स का ट्रांसपोज लेके या रोज को ट्रांसपोज लेके उसके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक इनर प्रोडक्ट है। टर्म बाय टर्म ये एक इनर प्रोडक्ट है। ये और ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये एक इनर प्रोडक्ट है। ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं तो दूसरा इनर प्रोडक्ट है। और ये मल्टीप्लाई होते हैं तो तीसरा इनर प्रोडक्ट है, एंड सो ऑन। तो इस तरह के आपको 9 इनर प्रोडक्ट करना पड़ेंगे और उन 9 इनर प्रोडक्ट में से सिर्फ 3 जो है, जो सिमिलर के इनर प्रोडक्ट हों, उनसे 1 आना चाहिए और बाकियों से 0 आना चाहिए। तो जिनसे 0 आता है वो ऑर्थोगोनल है और जिनसे 1 आता है तो वो नॉर्मलाइज्ड हैं। तो ये दोनों चीज़ें इसमें प्रूफ हो जाती है। तो अब इसी क्राइटेरिया को मैं आगे यूज़ करूँगा। क्यू ट्रांसपोज़ मल्टीप्लाइड बाय क्यू इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। ये आपके रोटेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया। ठीक है? सो एनी क्वेश्चन हियर? देन I'll proceed toward the next page. कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क। आसिम, इज़ दिस क्लियर और सर ये जी, क्लियर है सर। गुड। आसान है। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, के ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की क्या-क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस प्रिजर्व द नॉर्म एंड एंगल्स बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इसका क्या मतलब है कि प्रिजर्व द नॉर्म का मतलब यह है कि अगर आप किसी वेक्टर के ऊपर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लें तो वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आप वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। या सिमिलरली अगर आप दो वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो अगर दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है, सपोज ए बी वेक्टर्स हैं, उसके ऊपर आप ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो एंगल है ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद में जो एंगल है वो सेम रहेगी। तो वेक्टर का लेंथ चेंज नहीं होगा ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन से, और अगर दो वेक्टर्स के ऊपर लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन तो उनके दरमियान एंगल चेंज नहीं होगा। सो लेट्स ट्राई टू प्रूफ दिस थिंग। इसका प्रूफ सिंपल है, ये स्पेशली इस पार्ट का कि प्रिजर्व द नॉर्म। तो इसके लिए लेट मी प्रूफ दिस पॉइंट कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व द नॉर्म। सपोज मेरे पास क्यू एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्यू एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सो दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब मैं इसको किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करता हूँ। लेट्स सपोज v एक वेक्टर है और इस v वेक्टर के ऊपर मैं ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है या ये जो ऑपरेटर है ये इसको चेंज कर देगा, इसको नया वेक्टर बना लेगा। अब इस केस पे मैं इसको कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये v प्राइम हो गया एंड लेट मी शो दिस थिंग ग्राफिकली। सपोज
इस तरह का सिचुएशन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो लेट्स से ये मेरा वेक्टर है, v वेक्टर है, और दिस इज लेट्स सपोज सम एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इस वेक्टर के ऊपर ये जो v वेक्टर है, इस v वेक्टर के ऊपर मैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, और इस वेक्टर का जो लेंथ है वो इतना इसका लेंथ है, या इसका लेंथ इस तरह से है। ये एक 2 डायमेंशनल वेक्टर मैंने प्लेन के अंदर ले लिया, और जो कि यहाँ ज्योमेट्रिकली इस तरह का एक वेक्टर है। अब मैं इसके ऊपर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसको एक नए वेक्टर में चेंज कर देगा, और उस नए वेक्टर को मैं कहता हूँ v प्राइम, और उसके कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे, x प्राइम और y प्राइम। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन ने मेरे वेक्टर को क्या कर लिया, उसको रोटेट कर दिया। और प्रिजर्व द नॉर्म का मतलब यह है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये सेम होने चाहिए। तो मैंने ये चीज असल में मैंने ये चीज प्रूफ करनी है। ओरिजिनल वेक्टर क्या था, v। सर यहाँ पर तो दो किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक तो एक्टिव होती है, एक तो पैसिव होती है। यहाँ I'll पर discuss किसका that. जिक्र किया है? Don't go ahead of the class. I'll discuss those. वो चीजें आगे आ रही हैं। So हाँ, मैंने ये चीज प्रूफ करनी है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये दिस इज द वेक्टर बिफोर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो वेक्टर है v प्राइम, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का वेक्टर है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये ब्लू वेक्टर है, और ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ये इंडिगो कलर का ये वेक्टर है। और मैंने ये चीज प्रूफ करनी है कि दोनों वेक्टर्स का जो नॉर्म है या जो उसका लेंथ है, नॉर्म मीन कि लेंथ चेंज नहीं होगा, नॉर्म चेंज नहीं होगा, लेंथ शुड रिमेन प्रिजर्व अनचेंज्ड। अनचेंज। तो ये चीज मैंने प्रूफ करनी है। तो इसके लिए मैं ये साइड ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ये वाला साइड में ले लेता हूँ। ये किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, एक्स वी। यस इस तरह से होगा ना, इन द यस सर। डिराक नोटेशन। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। ये मैंने इसके अंदर अपनी तरफ से आइडेंटिटी लगा लिया। अब आइडेंटिटी ऑपरेट करना किसी वेक्टर के ऊपर, आइडेंटिटी डज नॉट डू एनीथिंग, ये मेरे वेक्टर को चेंज नहीं करेगा। बट अब इस आइडेंटिटी को लगाने से मुझे ये प्रूफ इजीली, इस स्टेप से ये प्रूफ इजीली हो जाएगा, एंड यू विल सी हाउ। अब आइडेंटिटी किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑन द प्रीवियस पेज यस सर। वन फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जीरो। अगर मैं क्लेम करता हूँ कि जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन यस है, सर। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्राइटेरिया ये है कि इसका जो ये आइडेंटिटी ओबे करेगा। सो ये वैल्यू पुट कर ले, दिस इज क्यू ट्रांसपोज क्यू एक्टिंग ऑन वी। अब ये जो ट्रांसपोज ऑपरेटर है, इसको मैं इजीली यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। तो ये सिंपली इधर आ जाएगा। यस जो सर। ट्रांसपोज ऑपरेटर्स एज होते हैं इट दे इज। बिलोंग टू द ब्रा साइड ऑफ द इनर प्रोडक्ट, और ये इधर रह जाएगा ये वाला। ये। अब लुक एट दिस थिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर Q V के ऊपर एक्ट करता है तो मुझे क्या मिलता है, वी प्राइम। V प्राइम। Q क्या करता है, अगर Q एक वेक्टर के ऊपर लगता है तो वो उसको V से V प्राइम बनाता है, मीन उसको रोटेट करता है, उसके लेंथ को चेंज नहीं करता। एंड दिस इज क्लियरली द प्रूफ। यहाँ से ये चीज मुझे क्या देगा, ये वी मुझे प्राइम वी प्राइम। ये मुझे V प्राइम देगा इन द ब्रा, और ये मुझे V प्राइम देगा इन द केट। कैट। अब ये किसके बराबर है, दिस इज एक्चुअली द प्राइम वेक्टर, जो मेरा प्राइम वेक्टर है नाम। ये उसका नाम है। सो आई हैव प्रूव्ड के before and after the transformation the length of the vector remains
the same. Vector का जो length है that stays constant. So this is what we mean by this property कि orthogonal transformation क्या करते हैं, वो वेक्टर के norm को चेंज नहीं करते, सिर्फ उस वेक्टर को रोटेट करते हैं। तो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन को या ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को रोटेशन मैट्रिसेस भी कहा जाता है। दे प्रोड्यूस रोटेशन ओनली। सिमिलरली ये दूसरा पॉइंट इस तरह से है, इसको मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देख लेता हूँ इस पॉइंट को। सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं। लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल है थीटा। अब अगर इन दोनों पे ए वेक्टर के ऊपर भी मैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लूं और बी के ऊपर भी मैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लूं, तो ये दोनों वेक्टर एक ही, अगर मैं एक ही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूं, क्यों, एक तरह का मैट्रिक्स इस पे भी अप्लाई करता हूं और उसी मैट्रिक्स को इस पे के ऊपर भी अप्लाई करता हूं, तो ये मैट्रिक्स इसको भी रोटेट करेगा और ये इसको भी रोटेट करेगा, लेकिन इनके दरमियान जो एंगल होगी ये चेंज नहीं होगी इसके रोटेशन से। दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस थिंग कि वेक्टर